अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे महफूज होंगे। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है और ख़तरनाक किस्म के सैलाब ने इस वक्त सबकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। और इस सारी सूरत हाल में आगाज़ में सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारे रेस्क्यू एहलकार हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दाव पर लगाकर आपकी हमारी जानें बचाने के लिए इस ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल में उस पानी में आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से हम खराज तहसीन पेश करेंगे। और आपसे एक दरख्वास्त मैं ये करूँगी, वो ये कि आप इंतज़ामिया के साथ, इन रेस्क्यू एहलकारों के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पता जो उनको पता है, आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो वो देख सकते हैं। अगर वो आपको किसी इलाके से जाने का कहते हैं या इलाका खाली कराने का कहते हैं तो आप उस इलाके से प्लीज़ उस वक्त के लिए चले जाइए, क्योंकि आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। आपके माल, आपके मवेशी डेफिनेटली वो भी कीमती चीज़ें, लेकिन अगर जान बाकी रहेगी तो ये चीज़ें दोबारा भी बन जाएंगी। इसके साथ साथ कल कुछ जगहों पर हमें देखने में आया कि आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो इस सिलसिले में कि जब उन्हें वहाँ एक जगह से, एक मकाम से मुंतकिल किया जा रहा था या नकले मकानी का कहा जा रहा था, तो उनके लिए जो पॉइंट्स हैं जो बनाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें शेल्टर दिया जा रहा है, उन्हें खाना दिया जा रहा है, उन पॉइंट्स के हवाले से हम चाहेंगे कि इंतज़ामिया कोई लिस्टें आवेज़ा कर दे मखसूस इलाकों के हवाले से कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको यहाँ पर शेल्टर हाउसेस फराहम किए गए हैं, तो आवाम के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी और मुश्किल की जो सूरत हाल है उससे हम दो चार नहीं होंगे। और जनाब, जुम्मे का रिमाइंडर मैं आपको इसके साथ ही दूंगी। आज जुम्मा है, इसको सईदुल अय्याम भी कहा जाता है, तो आज आपने खुसूसी तौर पर कसरत से दरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है और आपने आज मुल्क व कौम के लिए बहुत सारी दुआएं करनी। हमारे बहुत प्यारे बहन भाई इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें। और जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जारी है तो उसका अगर हम डिटेल में बात करें तो दरिया रावी, चिनाब और सतलुज बदस्तूर शदीद तूफ़ानी की लपेट में है और दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का जो बहाव है वो 95,580 क्यूसेक अब रह गया और साफिन के मकाम पर पानी की आमद 2,20,627 क्यूसेक है। और दरिया रावी में दहाइयों बाद इतना पानी आया और वो बिफर गया है। बेरहम मौजों ने तूफान बर्पा कर दिया और सैलाबी रैले बस्तियों पर अब कहर ढाने लगे। बिल्कुल, और शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 2,17,660 क्यूसेक पानी गुजरने लगा है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की गुंजाइश तकरीबन 2.5 लाख के करीब है, 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है। और फर्रुखाबाद समेत शाहदरा की जो मुतादिद मुल्हिका आबादियां हैं उनमें सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, गलियां और मोहल्ले डूब चुके हैं, शहरियों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। उधर दरियाए चिनाब में मुल्तान के मकाम पर पानी का शदीद दबाव है और इंतजामिया ने मुमकिन खतरात की सूरत में जो हेड मोहम्मद वाला है और शेर शाह पर शगाफ डालने का भी फैसला कर लिया है। डीसी मुल्तान का कहना है कि हफ्ते की शब 7 लाख से जायद क्यूसेक का जो रेला है वो दरिया चिनाब से गुजरेगा। और कल हमने अपने नुमाइंदे के जरिए भी आपको इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया था, आज फिर करेंगे। 138 मौजाजात मुतासर होने का खदशा है और दरिया का बेट जो एरिया है मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आएगा। ऐसी जगह बंद नहीं तोड़ा जाएगा जिसकी वजह से आबादी को नुकसान पहुंचता हो। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। तालिब फरीदी नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद है, मुमताज़ खान न्याजी मुल्तान से ज्वाइन करेंगे, खुरम सईद नुमाइंदा झंग हैं और शाहिद महमूद नुमाइंदा चिन्योट हैं। सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे, हमारे साथ तालिब फरीदी मौजूद हैं। तालिब, बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में रावी में कितना पानी मौजूद है और इर्द गिर्द की मुल्हिका जो आबादियां हैं उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है? बात करें दरिया रावी की तो 2,20,000 क्यूसेक के करीब जो है जी। तालिब, आपको आवाज़ आ रही है? तकरीबन जी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए तालिब। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो पानी की मिकदार है कहा जाए तो 2,11,000 के करीब है। तकरीबन 9 से 10,000 क्यूसेक जो है पानी में बतदरीज कमी आई है। जो बात करें अगर जो आबादियाँ मुतासिर हुई हैं उसमें फर्रुखाबाद है, थीम पार्क है, मोनल वाल का इलाका है। इस वक्त चुंग में बाज़ इलाकों में पानी जो है वो बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, जो लोग ये कहते हैं कि बस्तियों के अंदर दाखिल हो गया है तो ये मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से वो बस्तियाँ हैं जो यहाँ पे दरिया के किनारे और दरिया के बेड के अंदर बाकायदा तौर पर कायम हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे दरियाए रावी में अगर बात करें तो 1988 में 3,25,000 क्यूसेक पानी आया था, सैलाबी रेला आया था। सैलाब के बाद तकरीबन 38 से 39 साल के बाद जो है ये 2,20,000 के करीब पानी का रेला यहाँ से गुजर चुका है।
तो जो इलाके दरिया के बेड में और जो दरिया के बिल्कुल किनारे आबाद हो गए थे वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 9 से ज़्यादा छोटी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अदवार में जो हैं बाकायदा तौर पे यहाँ पे आबाद हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। और उनके मुतासरीन को जो उन आबादियों में रहते थे उनको रेस्क्यू किया गया है। जो सुबह के वक्त चूंग के इलाके में और उससे आगे मोननवाल और दीगर जो बस्तियां थी वहां से तकरीबन 40-50 के करीब अफराद, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान भी शामिल थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और कच्ची आबादियां सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दरियाओं के किनारों पर, दरियाओं के बेड में जो है लोग झोपड़ियाँ, कच्ची आबादियाँ कायम कर लेते हैं, शटरिंग करके जो है वो घर बना लेते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पक्के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। तो जो मुतलका अदारे थे उन्होंने उस तरह ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि दरिया की जो रावी की अगर हिस्ट्री बयान करें किसी भी दरिया की, तो वो चाहे 20 साल के बाद आए, 25 साल के बाद आए या 50 साल के बाद आए, वो अपने ओरिजिनल यानी कि जगह पे आता है। और पानी जो है आपको पता है वो अपना रास्ता जो है वो खुद बनाता है। उसके रास्ते में जो चीज़ भी आएगी वो उसको जो है तहस नहस करेगा। यही वजह है गो के कमी ज़्यादा, इतना नुकसान दरियाए रावी में नहीं हुआ। दीगर दरियाओं में पानी ज़्यादा आने से जो नुकसानात हुए हैं वो लाहौर में नहीं हुए। बहरहाल लाहौर में जो रेस्क्यू की टीमें हैं, इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सिविल डिफेंस का महकमा है, वो तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनका जो है मुतहर्रिक है। अगर बात की जाए रेलवे ब्रिजेस की, तो रेलवे की टीमें जो हैं वो भी 24 घंटे जो हैं वो मुतहर्रिक हुई हैं। अपने ब्रिजेस का जो है 24 आवर जो है वो मुआयना कर रही हैं। एक एक लम्हे की जो है रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ PDM के साथ शेयर की जाती है, जिस इदारों को जो एक सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जो है वो फराहम की जा रही है। बहरहाल इस वक्त बतदरीज पानी में कमी जो है वो वाक़या हो चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से खदशा ये है क्योंकि लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ एरिए में एक स्पेल जो है वो दोबारा शुरू होने वाला है, जो तकरीबन 9 से 11 सितंबर तक जारी रहेगा। तो इसके पेश नज़र भी इकदाम किए गए हैं। और भारत कितना पानी छोड़ता है, क्योंकि भारत के दरियाए रावी पे जितने भी डैम बने हुए थे वो तमाम के तमाम फुल हो चुके हैं। और जब वो फुल हो जाते हैं तो वो उस हिसाब से स्पिलवे खोलता है। जब वो स्पिलवे खोलता है तो वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो दरियाओं में पानी आता है। दरियाए रावी में पानी आने से जहां लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं, परेशान भी हैं, मुश्किलात का शिकार भी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इस वजह से हैं कि जो दरियाई ज़मीन है वहाँ पे सैलाब के बाद जो पानी है और वो जो फसलें उगेंगी वो उन फसलों के लिए, ज़री अजनास के लिए, ज़री माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशाइन है, क्योंकि दरिया जो था वो एक नाले का रुख इख्तियार कर लिया। बिल्कुल ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा तालिब। अभी जरा जंग चलते हैं, खुरम सईद वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। खुरम बताइएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है और आप किस जगह पर मौजूद हैं? जी दुआ हिना, इस वक्त मैं जंग के गिर्द जो हिफाजती बंद कायम किया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ। सैलाबी पानी जो दरियाए चिनाब में आ रहा है और बड़ा रेला है वो इस वक्त हेड कादराबाद से आगे ऑनवर्ड जंग की जानिब मुसलसल रवा दवा है। सैलाबी पानी इस वक्त चिन्योट ब्रिज के बाद जंग की हदूद में दाखिल होना शुरू हो गया है। हेड त्रीमो वर्ष पर इस वक्त अगरचे जो पानी की मिकदार है वो 1,30,000 क्यूसेक के करीब है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में जो दरियाए चिनाब में हेड त्रीमू के मकाम पर तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक पानी की जो आमद है मुतवक्का है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इससे जो पिछला सैलाब 2014 में आया था उस वक्त जो हेड त्रीमू वर्क्स पर पानी जो क्रॉस हुआ था उसकी जो मिकदार थी वो 6,26,000 क्यूसेक थी, जबकि उसके साथ जो है वो 18,000 के बंद को ब्रीच करके तकरीबन 77,000 क्यूसेक पानी जो है वो वहां से गुजारा गया था। तो इस तरह अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो तकरीबन 7 लाख के करीब पानी की मिकदार थी जो त्रीमू हेड वर्क्स पर पहुंची थी। लेकिन इस वक्त जो है पानी जो पीछे से आ रहा है उसकी मिकदार 2014 के सैलाब से ज्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि झंग में जो पानी पहुंचेगा त्रीमू हेड वर्क्स पर वो तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसेक के दरमियान होगा। तो उसके लिए जो है वो जिले इंतजामिया के मुताबिक कि इस सैलाबी पानी के रेले से जिला झंग के जो 411 मवाजात हैं वो मुतासर होंगे, बुरी तरह मुतासर होंगे और उनमें रहने वाले जो तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हैं वो मुतासर होंगे। इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 रोज से
इन इलाकों में, इन देहातों में जो लोग मुकीम हैं उनको नकल मकानी करने के लिए कहा हुआ है। इंतजामिया की अपनी टीमें, रेस्क्यू 11 के अहलकार, पाक फौज के जो जवान हैं वो भी जिली इंतजामिया की मुआवनत के लिए जंग में मौजूद हैं। और जो ये देहात हैं जहां पर सैलाब के पानी के आने का खतरा है, वहां से जो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दुआ यहाँ मैं ये बताऊं कि जो मवेशी हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल काम मवेशियों को जो है, जी जो सबसे इसमें नकल मकानी में जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो मवेशियों की नकल मकानी का आता है। हमने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटे में झंग के जो तमाम सड़कें हैं, झंग के जो रोड्स हैं, देहातों के रोड्स हैं, उन पर लाखों मवेशी मौजूद थे जो दरियाई इलाके से निकलकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। इन मवेशियों के लिए रिहाइश का इंतजाम और उनके जो चारे का इंतजाम है, ये भी इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, इंतजामिया हर दफा सैलाब की सूरत हाल में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करती है और जो मुतासरीन सैलाब होते हैं उनको खाना भी दिया जाता है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जाता है। लेकिन जो मवेशी होते हैं जिनको चारा नहीं मिलता, जिले की जो जिले का जो एरिया होता है वो पहले से ही पानी में आ चुका होता है, चारा खत्म हो जाता है, तो इसके लिए जो है वो इंतजाम तो बाहर से ही किया जाता है। लेकिन फिर भी मवेशियों के लिए जो चारा है ये इस सैलाब में सबसे बड़ा इशू होता है। बिल्कुल ठीक। तो जो जी, मैं यहाँ पर ये आपको 2002 अगर मैं आपसे 2014 के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूं तो 2014 का जो सैलाब था, जिसकी जो शिद्दत थी वो इस सैलाब से अगरचे कम थी, लेकिन उस सैलाब में भी तकरीबन 6 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुतासर हुए थे। 34,000 से जायद जो घर थे जिनमें कच्चे पक्के मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गए थे। 3,33,000 एकड़ पर खड़ी फसलें थी रकबे पर खड़ी, वो जो है बुरी तरह मुतासर हुई थी। तो इस वक्त है वो अगले आने वाले 24 से 36 घंटे वो झंग के लिए काफी क्रूशल हैं। और अगर खुदा ना खास्ता पानी की मिकदार बढ़ती है तो मैं आपको बताऊं कि झंग में 2 ब्रीचिंग सेक्शन है। जब सैलाब का पानी चिरेओट में ब्रिज से क्रॉस करता है तो उसके बाद झंग में दाखिल होने के बाद रिवाज ब्रिज आता है जिसकी कैपेसिटी 6 लाख क्यूसेक है। और इस वक्त जो चिरेओट से पानी क्रॉस हो रहा है वो उसकी मिकदार 8.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और हम बिल्कुल तो अगर वो एक बार फिर आएंगे और इस हवाले से सारी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त मुल्तान का रुख करते हैं, मुमताज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज, बताइएगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वक्त पानी का शदीद दबाव है, लेकिन 2 दिन के बाद जो आबी रैला गुजरेगा वो काफी शदीद होगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में दरिया चनाब पर, हेड मोहम्मद वाला पर। यहाँ दरिया चनाब पर और हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह 2 हेड्स हैं जहाँ से ये पानी गुजरता है। इस वक्त इन दरियाई बेट के इलाके में तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख क्यूसेक तक पानी पहुँच चुका है। और इन इलाकों में जो रिहायशी लोग हैं जिन्होंने आबादियां बनाई हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब है, जिनमें से 35,000 को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जा सका है क्योंकि लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। इंतज़ामिया के लोग बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि वो लोगों को बाहर निकालें, लेकिन लोग आखिरी दम तक अपने घरों में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मवेशियों का, अपने माल व असबाब का बड़ा फिक्र है कि वो चोरी हो जाते हैं। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर एक फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, जबकि उनके माल मवेशियों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से मुल्तान ज़िला की ये स्टार्ट है, शुरुआत है। इसके एंड जो है तहसील जलालपुर पीरवाला पर है, जहाँ पर दरिया सतलज का जो सैलाब है वो वहाँ से बस्तियों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है और वहाँ पर भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहाँ से पानी तकरीबन कोई 90,000 के करीब क्यूसेक वहाँ से गुजर रहा है। मुल्तान की इंतज़ामिया हेड मोहम्मद वाला से लेके और जलालपुर पीर वाला तक तकरीबन टोटल 38 के करीब है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं। और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, मुख्तलिफ जो इमदादी दीगर टीमें हैं, वो सारी इस वक्त मुतहरक नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं तो ये यहाँ पे
ब्रीच करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर जो पिछले दफा 2014 में ब्रीच किया गया था उसी मकाम को मुंतखब किया गया है, और इसी तरह शेर शाह पर भी ब्रीच करने के लिए उसी मकाम को मुंतखब किया गया है, क्योंकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये इस दफा आने वाला फ्लड जो है वो पिछले फ्लड से ज़्यादा बड़ा होगा। पिछले दफा 6 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरा था, लेकिन इस दफा इम्कान है कि 6 लाख से ज़्यादा पानी होगा। इसके लिए ब्रीच की तैयारियां की जा रही हैं और तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि ऐन वक्त पर लोगों को, आबादियों को और मवेशियों को और माल और असबाब को बचाने के लिए शहरी आबादी को बिलखसूस और यहाँ पर जो दीगर इंस्टॉलेशन हैं, तनसीबात हैं, उनको बचाने के लिए ब्रीच किया जा सके। तो इसके अलावा यहाँ पर रजाकारों ने, NGOs ने और मुख्तलिफ दीगर इदारों ने भी कैंप लगाने अब शुरू कर दिए हैं। अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, लेकिन दरिया के अंदर, बेट के अंदर जो रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ से लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। अब पुलिस जो है उसके ज़रिए उनको थोड़ा सा सख्ती के साथ बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। साथ ही मौजूद रहेगा मुमताज खान न्याजी। अभी जरा चिन्योट चलते हैं, शाहिद महमूद वहाँ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं और यहाँ की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल हिना, इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के मेन ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पर इस वक्त पानी की मिकदार जो है तकरीबन 8,36,000 क्यूसेक है, जो कि बढ़ती जा रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हेड कादराबाद से आने वाला पानी अभी खत्म नहीं हुआ, ये तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक जाएगा। और अगर ये पानी 9 लाख क्यूसेक क्रॉस करता है तो इंतजामिया की तरफ से मौजा बाबू राय में ब्रीचिंग के लिए जो है वो बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। तो अगर ये 9 लाख क्रॉस करेगा तो दरियाए चिनाब के पुलों और शहर को बचाने के लिए ये जो है इसको ब्लीचिंग को अमल को जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जो है वो हमारी बात हुई है इंतजामिया से, तो चीफ सेक्रेटरी साहब और सब लोग बैठकर मिलकर फैसला करेंगे कि इसको ब्रीचिंग किस वक्त करना है। इसके साथ साथ आपको मैं सैलाबी सूरत हाल की बात बताऊं तो तकरीबन अभी तक 146 देहात जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं और उनमें से तकरीबन 46,000 लोगों को एवैक्यूएट करके कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पर तकरीबन 12 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें रेस्क्यू 1122 और दीगर अमले जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। 1.5 लाख के करीब मवेशियों को जो है वो उनका इनखला जो है वो किया गया है। मैं ये इस वक्त जो है वो मैं आपको बताऊं कि 1992 में एक सैलाब जो आया था ये उससे भी ज्यादा ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कभी भी इसने 10 लाख क्यूसेक जो है वो क्रॉस नहीं किया था। तो जो इसका दरियाए चिनाब का नेक है क्योंकि वो जरा कमजोर है, इसके लिए इसके ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और लोगों को और उनके माल मवेशियों को जो है वो वैक्यूएट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया ने 2-4 दिन कब्ल से ही लोगों को इनखला को यकीनी बनाना शुरू कर दिया गया था और उनको एवैक्यूएट करके जो है वो कैंपों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल तालिब, आपकी जानी बातें। लाहौर में आप बता रहे थे कि इस वक्त जो रावी है उसमें 2,19,000 के करीब जो है वो सैलाबी रैला गुजरा है और इसके दौरान आपने बताया कि दीगर जो हमारे दरिया हैं उनके मुकाबले में रावी में जो कैपेसिटी है वो कम दिखाई देती है, 2.5 लाख की कैपेसिटी दिखाई देती है। तो इससे मुल्हिका आबादियों के हवाले से आप आगाह कर रहे थे। इस वक्त बताइएगा, ये लाहौर के मकाम से ही भारत से जो है पानी एंटर होता है, यानी लाहौर से ही जो रावी का पानी है वो एंटर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पर हम देख रहे हैं कि एक नया स्पेल आ रहा है आज से 2 सितंबर तक, वहीं सैलाबी पानी मजीद भारत की जानिब से छोड़े जाने का भी इम्कान है जिससे इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बिल्कुल जी, जैसा के मकाम पे भारत से पाकिस्तान की हदूद में पानी जो है वो दरियाए रावी में दाखिल होता है। भारत ने कुछ महीने पहले जो है वो जो सिंतास माहिदा इंडस ट्रीटी था उसको यकता तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। भारत जितनी भी इतलात दे रहा है वो वजारत खारजा के थ्रू दे रहा है, गो के कानूनन जो है वो इंडस ट्रीटी के तहत उसको पाकिस्तान के इंडस वाटर कमीशनर है उनको इतलात देनी चाहिए थी। बहरहाल भारत की तरफ से जो इतलात मसूल हो रही हैं उसमें जो पानी छोड़ा गया है उस हिसाब से पानी जो है वो दरियाए चनाब में भी, दरियाए रावी में भी, सतलुज में भी
आया है। भारत में भी बारिश का जो स्पेल है वो यही बताया जा रहा है, तो तकरीबन 9 से 11 सितंबर तक जारी रहेगा और वहाँ पे कैचमेंट एरिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा वहाँ पे बारिशें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो डैम माधोपुर का इलाका है, दूसरे डैम कोई डैम है, वो भर चुके हैं, और जब वो मुकम्मल भर जाते हैं तो वो अपने जो उनके बरसाती नाले हैं, जो उनकी नहरें हैं, वो वहाँ पे पानी छोड़ने के बाद जब वो देखते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं हो रही है, तो वो अपने जो ब्रिजेज़ हैं, बराजेज़ हैं, वो उनके स्पेलवे खोल देते हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी जो है वो बहाव फिर बढ़ जाता है। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार क्यूसिक पानी का रेला जो है वो आ सकता है, जो सूरत हाल महकमा मौसमियात ने बताई है। क्योंकि सिर्फ बारिशों का मसला नहीं है, उसके पीछे जो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ से जो पानी बर्फ़ पिघलने से आ रहा है, मुसलसल जो है वहाँ पे जो है बारिशें हो रही हैं, तो वो पानी भी जो है पाकिस्तान में दरियाए रावी में आता है, उसके बाद चनाब और सतलुज में आता है। तो दरियाए रावी की अगर मैं बात करूँ तो दरियाए रावी में 1955 में जो है वो 3,30,000 क्यूसिक पानी का रेला सैलाब आया था। उसके बाद 1988 में 3,25,000 क्यूसिक के करीब आया था, और उस वक्त जब ये सैलाब आया था तो उस वक्त इतनी अक्रोचमेंट नहीं थी, इतनी तजावजात नहीं थी, उसके बावजूद उस सैलाबी रेले ने तबाही मचाई थी। अब तो जो दरिया का बेड है तकरीबन 30 से 40% जो है वहाँ पे आबादियाँ कायम हो गई हैं। यही वजह है कि जो आबादियाँ मुतासिर हुई हैं तकरीबन 7 से 8 छोटी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वहाँ पे शटरिंग की, पहले छोटी छोटी अपने वो झोंपड़ी बनाई, उसके बाद पक्की कर ली, तो वो भी मुतासिर होंगी, और वो मुतासिर वो हो रही हैं जो दरिया के किनारे के ऊपर थी या जो दरिया के बेड के अंदर थी। बहरहाल रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। जी, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार हैं। सर जी, दोबारा जंग चलते हैं। खुरम, आप 2014 के सैलाब का भी तस्करा कर रहे थे कि ये उससे ज़्यादा शिद्दत का लग रहा है। ये बताइएगा कि बाकी दीगर दरियाओं की अगर सूरत हाल हमने जानी तो वहाँ पर ब्रीच पॉइंट्स जो हैं वो सेम रखे गए हैं, जो पिछली बार सैलाब की सूरत में उनका इस्तेमाल किया गया था। अब इधर जन्यूट की क्या जंग की क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर भी क्या जो ब्रीच पॉइंट हैं वो वही हैं जो पहले थे? जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जो फैलाने से पहले इंतजाम होते हैं जो जिले इंतजामिया करती है, उनमें सबसे ज्यादा जो अहम काम होता है वो दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला का होता है। जो मैं समझता हूँ कि इस दफा जिले इंतजामिया ने जो 3-4 दिन इनको मिले थे पानी आने से कबल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सरंजाम दिया है। इस वक्त तक जो झंग के 140 देहात हैं, उन देहातों से तकरीबन 1.25 लाख करीब जो लोग हैं उनको निकाला गया है। 70 से 75 हज़ार के करीब जो मवेशी हैं उनका इनखला मुकम्मल किया गया है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो रेस्क्यू 1122 की 40 जो बोट्स हैं, कश्तियां, वो हिस्सा ले रही हैं। जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और पुलिस के जवान है वो भी दरियाई इलाकों में पानी के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। जहां तक ब्रीचिंग सेक्शन की बात है तो ये बात देखें कि जहां पर भी कोई ब्रिज होता है या कोई बड़ा बैराज होता है तो उनको बचाने के लिए उसके डिजाइन में जो ब्रीचिंग सेक्शन होते हैं वो शामिल होते हैं, और हर ब्रिज के साथ और हर बैराज के साथ जो है वो ब्रीचिंग सेक्शन मौजूद होता है। तो झंग में जो पानी दाखिल होने के बाद पहला ब्रिज जाता है वो रिवाज ब्रिज है, जो आमतौर पर ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके जो इंतजाम हैं वो पाकिस्तान रेलवे के पास हैं, तो वहां पर से ब्रीच किया जाता है। वहां पर इस वक्त जो डीएस रेलवे मुल्तान है और जो डिप्टी चीफ ब्रिजेस हैं उनकी पूरी टीम जो है वो झंग में मौजूद है। रेलवे लाइन को जो है वो आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। यहाँ से एक ही ट्रेन आती थी, हजारा एक्सप्रेस, को भी बंद कर दिया गया है, और रेल लाइन पे जो है वो बारूदी मवाद जो है वो गुज़श्ता रोज जो है वो नस्ब कर दिया गया था। ये पहला ब्रीचिंग सेक्शन है जो झंग शहर को और रिवाज ब्रिज को बचाने के लिए ब्रीच किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी। इसके बाद अगला मरहला है। खुरम सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे बाकी तीनों नुमाइंदगान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुल्तान, चिन्योट और लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आप अपना ख्याल रखिए, और जो हमारे नाज़रीन हैं अपना ख्याल रखें, अपने अहलो आयाल का ख्याल रखें, अपने माल मवेशी का ख्याल रखें। इस सारी सूरत हाल में जो हमारी रेस्क्यू की इमदादी टीमें हैं, इमदादी महकमे हैं, वो पूरी तरह से मुतहरिक हैं। हमारे जवान फील्ड में मौजूद हैं, जिस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सैलाबी सूरत हाल की बात हो रही है। इस वक्त पंजाब में जो दरिया हैं वो बिखरे पड़े हैं, और महकमा मौसमियात ने इस पर पेशगोई कर दी है कि आज से 2 सितंबर तक मुल्क में तूफानी बारिशें होंगी।
NDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में बारिशें मुतवक्के हैं और KP में मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, जिस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं DG महकमा मौसम महर साहबजाद खान। महर साहबजाद खान, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। ज़रा बताइएगा सर, ये जो 8वां स्पेल है जिसकी पेशगोई की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये भी शिद्दत का होगा जिस तरह से 6वां और 7वां स्पेल रहा, तो इससे बेसिकली कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे? इसमें इलाके तो आपने पहले बता दिए हैं, लेकिन ये सिंध को भी इफेक्ट करेगा। इसमें आप सिंध भी ऐड कर लें तो ये कराची में भी और सिंध के इलाके जो है, ये ईस्टर्न सिंध जो इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे भी बारिश का काफी इम्कान है। बल्कि वहाँ पे वो ज्यादा इफेक्ट करेगा इस दफा जो है ना कराची या सिंध के इलाकों को, पंजाब के इलाकों को भी करेगा। असल बात जो हो रही है वो ये है कि अब जमीन इतनी सैचुरेट हो गई है कि जी वो पानी जज़ब करने के काबिल नहीं है और वो जितना पानी भी आता है वो फ्लो कर जाता है और सैलाबी कैफियत पैदा कर देता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त पानी का जो चनाब में रेला चल रहा था वो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक के साथ चनियोट ब्रिज क्रॉस कर रहा है और अभी चनियोट ब्रिज और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, यानी तकरीबन 10 लाख तक जाएगा। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ये एक दिन के बाद ये तरीमों को इफेक्ट करेगा और इसी तरह चलता चलता ये अभी काफी दिन लगाएगा। पंजनत पे ये इंडस और जो इंडस में पानी आ रहा है और फिर ये हमारे भी 3 दरियाओं का पानी जो जा रहा है, रावी, सतलज और चनाब का, तो ये वहाँ पे भी बहुत बड़े सैलाबी रेले का बायस बनेगा और आगे जब सिंध में गुद्दू से एंटर होगा तो वहाँ पे भी काफी हैवी फ्लडिंग होगी। राइट, तो कुछ दिन तो रेनफॉल जो है, रेनफॉल का इम्पैक्ट भी रहेगा क्योंकि दोबारा अब देखें ये पानी इसमें से ज्यादा जो आया है वो इंडिया ने पानी अपने डैम उसके भर गए थे तो वो भी पानी आया है। तो अब चनाब पे जो डैम उसके हैं उनमें तो पानी अब वो भरेंगे पहले और फिर छोड़ेंगे। बारिश का इम्पैक्ट हो सकता है पानी का, तो बारिश यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी जो अगला स्पेल है उसमें अभी इंडिया की तरफ से हमें पानी का खतरा नहीं है? इंडिया में पानी का खतरा ऐसा चनाब में नहीं है। अच्छा। लेकिन रावी और सतलज में है। बिल्कुल, वहाँ के डैम जो है ना वो भर चुके हैं और वो पानी फिर डायरेक्ट हमारे पास आएगा। बिल्कुल। महर साहब ये भी बताइएगा क्योंकि हमें पता है कि चनाब में ये तीनों दरिया जो जेहलम, रावी और सतलुज हैं ये शामिल होते हैं और फिर पंजनत के मकाम पर ये चारों दरिया मिलकर जो है सिंध में जा गिरते हैं। तो ये बताइएगा कि हमें क्या अमूमी तौर पर भी जो इंडिया से पानी है वो उसकी गुजरगाह यही है और वो यहीं से गुजरता है और ज़्यादा जब बारिश होती है तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो इंडिया में पानी होता है वो भी यहीं से गुजर के जाता है, जिसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? ये तो देखें एक नेचुरल प्रोसेस है कि जी जो इंडिया अपर रिपेरियन साइड पे है, यानी दरियाओं का कैचमेंट एरिया उसके पास है, वहां पे बारिशें होती हैं तो डेफिनेटली रास्ता तो गुजरगा या पानी की जो है वो तो यही है कि जी जितना पानी भी जाएगा इधर से ही जाएगा। यानी कुछ चनाब के थ्रू, चनाब में फिर सदनाई के मुकाम पे रावी का पानी उसके साथ मिल जाता है और मुल्तान को ये इफेक्ट करेगा। मैं ये भी आपको बता दूं कि बेशक वो सुन रहे होंगे मुल्तान वाले भी, तो उनको भी बता दें कि वहां पे भी बहुत बड़ा रेला गुजरेगा मुल्तान के करीब से भी और मुल्तान को इफेक्ट करेगा। और फिर आगे चलता चलता जब ये देखें सांसा बिराज से जो आ रहा होगा पानी या इंडस में और वो पंजनत पे जब मिलेंगे तो ये पानी मिलके वहां पे भी बहुत बड़ा सैलाबी रेला और पंजनत पे तो फिर आपका ये सतलज भी मिल जाएगा, तो ये फिर काफी बड़ा रेला बन जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया था कि सिंध भी इससे मुतासिर होगा, तो ये बताइएगा कि दरिया सिंध में भी बताया ये जा रहा है कि कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है, तो इससे कराची और सिंध किस हद तक मुतासिर होंगे? ये दरिया से जो है ना कराची मुतासर नहीं होता, ये सिंध जो है ना इंडस है वो बहुत दूर जाके गिर जाता है और जो बारिशों का स्पेल है उससे बारिश से वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो है ना सैलाब वहाँ पे अंदरूनी सिंध मुतासर होता है लेकिन कराची नहीं होगा, लेकिन कराची अर्बन फ्लडिंग से हो जाएगा, बारिशें इतनी फिर
लगता है कि कुछ ज्यादा हो जाए। बिल्कुल ठीक। महस आजाद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल है उससे वो आगाह करे। और मौजूदा स्पेल के बारे में बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान में बरसेगा वो तो पानी शामिल करेगा ही, लेकिन जो भारत में बरसेगा उसका पानी भी पाकिस्तान से ही गुजरेगा। तो अपना ख्याल रखिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, फिर इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हमने पंजाब की सूरत हाल का जिक्र किया कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, गली मोहल्ले देहात दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सतलुज, रावी और चिनाब में पानी अब सिंध की तरफ अब वहाँ से बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 सितंबर तक सिंध में सैलाबी रैले पहुँचने का अंदाजा है और तमाम इदारे अलर्ट पर हैं। गुद्दू, सखर और कोटरी पर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की तैयारी क्या है, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद सलमान शाह साहब ने, DGPDMA सिंध है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कब तक ये जो पानी है सिंध में दाखिल होगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना पानी आ सकता है और तैयारियां कैसी हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि आपके तवज्जुह से जो है वो पब्लिक को और तमाम लोगों को जो आपके नाज़रीन हैं उनको बता सकें। हुकूमत सिंध जब से पंजाब की सूरत हाल हुई है, ना सिर्फ उसके बाद बल्कि उससे पहले ही अपनी तैयारियां हम एंटिसिपेशन में ही कर रहे थे, जिसमें मेनली जो है वो ये कि तमाम इदारों को एक्टिवेट किया गया है। और उनको एक्टिवेट करने का मकसद ये है कि उनकी प्रेजेंस ग्राउंड पर हो और जो भी सिचुएशन डेवलप होने से पहले जितनी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, जिसमें प्रायोरिटी जो है वो पब्लिक सेफ्टी है कि उनके जो लोगों को है वो इवैक्यूएट करना है, जहाँ पे पानी के लेवल उस लेवल तक जाना है जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कंटिन्यूसली मीटिंग्स कर रहे हैं। CM साहब ने परसों मीटिंग की थी और क्लियर हिदायत दी थी कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है उसके लिए हतल इम्कान कोशिश करनी है कि ना हो। और जो चीफ सेक्रेटरी ने उसके बाद कंटिन्यूसली डेली के हिसाब से वो मीटिंग्स कर रहे हैं। तमाम जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक कंट्रोल रूम जो है वो स्पेशली इस्टेब्लिश किया है इसी पर्पज के लिए। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो भी रेलेवेंट इदारे हैं वो उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। जहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका वहीं देर एंड देर फैसला हो रहा है और जो है वो मोबिलाइजेशन जो है वो इंश्योर की जा रही है कि इरिगेशन अथॉरिटीज बंदों की हिफाजत के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अगर इवैक्यूएट होते हैं तो उसका इवैक्यूएशन प्लान UC वाइज वो बनाया गया है। बनाया हुआ तो प्लान पहले ही था, लेकिन उसको जो है फर्दर जो है उसको फाइनलाइज किया गया है। बिल्कुल, ये मेन इक़दामात हैं जिनको अभी हम हुकूमत सिंध। बिल्कुल। तो शाह साहब ये बताइएगा कि इस वक्त रावी में जो है तकरीबन 2.25 लाख के करीब रैला मौजूद है, चिनाब में बताया जा रहा है 10 लाख के करीब रैला मौजूद होगा और ये आपको पता है कि तमाम तर जो दरिया हैं वो कलेक्टिवली पंजनद में ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर के लिए। तो कितना सैलाबी रैला आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त आ रहा है? देखिए जी, जो फेडरल फोरकास्ट डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट की, उनका अंदाजा है कि ये 6 से 7 लाख से प्लस माइनस कुछ रेला आएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हम 2+2 नहीं कर सकते कि इतना पानी आएगा। लेकिन हम एक अपनी कैलकुलेशंस करते हैं हिस्टोरिक डेटा के ऊपर और फिर जो एक्चुअल में वहाँ से पानी गुजर आता है जिन बराजेस को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट और फेडरल फोरकास्ट डिवीजन है, इनका जो है वो फेडरल फ्लड डिवीजन जो है, इनका ये अंदाजा है कि 6-7 लाख के करीब जो है ये रेला गुजरेगा। तो उन 6-7 लाख लोगों पानी के रेले के लिए जो पॉपुलेशन जो इफेक्ट हो सकती है वो तकरीबन हमारा अंदाजा है कि वो 53,000 फैमिली के करीब जो है वो उनके घर पानी में आ सकते हैं। तो उन्हीं 53,000 फैमिलीज के लिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, तो सर उन 53,000 जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए आपने बताया कि तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या इस रैले से पहले उनको वहां से निकाल लिया जाएगा, नकले मकानी करा ली जाएगी और शिफ्ट कर दिया जाएगा सेफ जगहों पर? और ये भी बताइएगा कि अगर ये रैला इससे बढ़ता है तो फिर क्या कोई ब्रीच तो नहीं करना पड़ जाएगा? उस हवाले से भी तैयारियाँ हैं इंतजामिया की? जी देखिए, सिंध में जो है वो इंटेंशनल ब्रीचिंग नहीं की जाती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो हेडवर्क्स की जो कैपेसिटी है वो काफी बेहतर है। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे गुद्दू की जो डिजाइन कैपेसिटी है वो है 12 लाख क्यूसिक। तो अगर 12 लाख क्यूसिक से एक्सीड कर रहा हो तो फिर इस तरफ सोचा जा सकता है कि अब उसमें भी ये फैक्टर्स आ जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत लो है तो सिंध में उसका वो फायदा नहीं होता है ब्रीचिंग का जो कि ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है कि हम जो डिजाइन कैपेसिटी के अंदर जो है बंद है उनको जो है वो मजबूत करें कि जो वर्नेबल पॉइंट्स होते हैं।
जो वनरेबल पॉइंट्स को हम मजबूत करते हैं कि जहाँ वनरेबल पॉइंट्स में आपको वो होते हैं जहाँ पे पानी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है या जो माजी में जो है वो पहले मुतासर हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू के लिए। और इस वक्त बैराजों पे क्या सूरत हाल है, सिंध में कितना पानी आ सकता है, आबादियों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उसके मुतालिक आपने बताया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, शामिल करते हैं अपना सेगमेंट सफ़र है शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं अब्दुल जोशी से। कोह पे माँ हैं, अब जो ताज़ा तरीन उनका मार्का है, उन्होंने तिशमीर सर की है, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आइए चल के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। बात करेंगे अब्दुल जोशी की ताज़ा मुहिम की जो उन्होंने तिशमीर के हवाले से की है। तिशमीर की समिट जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उसको सर किया है। और अब्दुल जोशी जो हैं वो K2 सर कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं, अन्नपूर्णा सर कर चुके हैं, पसुकोन सर कर चुके हैं। और जोशी की एक तवील फहरिस्त है इस वक्त जो कामयाबियों की, और हमारी दुआएं हैं कि वो इस तरह कामयाब होते रहें। अब्दुल जोशी की जो ताज़ा मुहिम है वो बहुत ही बाकमाल, बहुत ही कमाल तिशमीर के हवाले से है। अब्दुल जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं, हुंजा से इस वक्त हमारे साथ हैं। जोशी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपकी सारी टीम को मुबारकबाद कि आपने तिशमीर को सर किया है। और इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये टीम क्या थी, इसके मेंबर क्या थे आपके साथ, और फिर ये कितना चैलेंजिंग रहा, ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा था तिशमीर को सर करने का। थैंक यू सो मच जी। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ जो है शिमशाल माउंटेन गाइड्स के एक पूरा टीम था, जिसमें से फरियाद करीम, हमीदुल्ला, निसार अहमद, मसूर करीम और चित्राल बुनी से अली नवाज था हमारे साथ। तो जब हम समिट के लिए गया था तो अली नवाज जो है वो 6500 से वापस हो गया। और माशाल्लाह मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो है ना उसने काफ़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा था। और यकीनन तिशमीर जो है एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ है, क्योंकि इससे पहले जो है वहाँ पे लोग जो है बहुत कम लोग गए उधर, तो इसीलिए जो है रूट का भी वहाँ पे थोड़ा इशू था। इशू का मतलब ये कि कोई बंदे वहाँ पे गए नहीं था। हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था तिशमीर के हवाले से, क्योंकि वो बेस कैंप से वो नज़र ही नहीं आता जब तक आप कैंप 3 पहुँच के आपको वो सामने नज़र आता है, और उसका समिट आपको सामने से नज़र आता है। तो इसी तरह से जो ना वहाँ पे एक कुलवार था, हमने कोशिश किया था कि हम यहाँ से एक नया रूट ओपन करके जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर कोई भी बंदे जो ना कोई इस तरह के नया रूट ओपन करे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है कि वो जो रूट के दरमियान जो ना वहाँ पे ब्लू आइस भी था और रॉक मिक्स जो ना हमें सेक्शंस भी मिले। और फिर माशाल्लाह से जो है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो ना हमने वो समझ कर लिया। लेकिन तिशमीर जो ना वो उसके रूट और स्पेशली वो जो माउंटेन है वो काफ़ी मुश्किल पहाड़ है। जोशी बात ये कह रहे हैं कि आपको आपने रूट जो है वो बड़ी मुश्किल से तलाश किया। आप तो फेमस हैं, आपके हवाले से तो एक लफ्ज़ कहा जाता है पाथ फाइंडर या रूट फाइंडर, क्योंकि आपकी ये शोहरत है और आपकी बड़ी बुनियादी शोहरत है। और फिर कोह-ए-माई में जो रूट है वो एक मतलब बहुत बड़ा काम होता है, स्पेशली कोई नया पाथ फाइंड करना, नया रूट जो है वो दरियाफ्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सरबाज खान जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े कोह-ए-मा हैं और आप दोनों का ताल्लुक हुंजा से ही है। अब आपके बाद सरबाज साहब ने भी आबिद साहब के साथ मिलके उन्होंने भी सर किया है तिशमीर को। तो ये 1 ही अगस्त में यानी ये दोनों वाक़यात होते हैं, तो क्यों आपने इकट्ठी भी तो हो सकती थी ना ये सारी एक्सपेडिशन, तो इसकी क्या वजह है? आपने पहले किया है फिर बाद में सरबाज खान ने किया। जी हाँ, माशाल्लाह से पाकिस्तान माउंटेनियरिंग में सरबाज का एक बड़ा नाम है। सरबाज और आबिद ने भी जाके समिट कर लिया और हमारे इकट्ठे जाने का प्लान था। काफ़ी पहले जो हमने साद मुनव्वर और कुदरत अली ने ये 3 माउंटेन रेंज ट्रेविस उन लोगों ने एक ट्रैक किया था। तो उसी वक्त जो है मैं पसुकोन्स पे था, 2019 की बात है ये। तो उसी टाइम जो ना किसी पीक पे इम्तियाज़ भाई जो ना उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसी
वक्त जो है मैंने परसों कौन से जो है अपने एक्सपीडिशन क्लोज करके फिर मैं रेस्क्यू के लिए गया था। उसी टाइम साद मुनव्वर और कुदरत भी आया हुआ था रेस्क्यू के लिए। तो उसी टाइम जो है ना वो लोग ये 3 माउंटेन रेंज ट्रेवल्स कर रहे थे। तो उसके बाद फिर साद मुनव्वर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था वैल्यू ऑफ लाइफ के नाम से, जो कि इम्तियाज़ भाई के लिए जो है उसने डेडिकेट किया था। तो उसी टाइम हम गए थे जनी पास, तो वहाँ पे अली भाई भी था, सरबाज भी था, मैं भी था और भी हमारे माउंटेनियर्स थे उसमें। तो जब हम जनी पास पहुँचे तो उसी वक्त जो है ना वहाँ पे हमारे सामने जो है ना वो थ्रेशमियर था, तो वहाँ पे इम्तियाज़ भाई का कैंप भी था। तो उसी टाइम जो ना अपना साद मुनव्वर जो ना अपना स्टोरी हमें सुना रहा था। तो सरबाज ने कहा कि अगर आप लोगों ने ये 3 ट्रेवल्स जो ट्रैक किया, तो क्यों ना हम ये 3 समिट्स को जो हाई स्पीक है इसको क्लाइंब करें। तो इसी आइडिया पे जो ना हमने इस पे एक प्लान बनाया था कि हम जाएंगे कश्मीर के लिए। तो हमारे इकट्ठे जाने का असल रीज़न ये है कि हम इसलिए नहीं गया क्योंकि KPK गवर्नमेंट ने भी अपना एक एक्सपीडिशन बनाया था। तो उसमें उन लोगों ने सरबाज को एज ए टीम लीडर उन लोगों ने लिया था। तो उसके अलावा फिर उसने KPK से जो ना उन लोगों ने अपना एक टीम बनाया था। तो मेरा भी प्लान था, क्योंकि मैं भी अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट में भी थ्रेशमियर था और फिर मैंने अपना एक अलग एक्सपीडिशन बनाया। तो उसी वक्त जो है सरबाज फिर फॉरेन किसी टूर पे था, तो इसलिए मैं उनसे आगे गया था एक्सपीडिशन पे। तो फिर जो है ना सरबाज ने अपना टूर कंप्लीट करके फिर हमारे बाद जो है ना वो भी थ्रेशमियर गया था। ठीक है, ये बताइए कि पाकिस्तान में तो 20 को पैमा है, मतलब एक से एक बड़ा नाम है, और पिछली कम से कम 5-6 दहाइयों में हम देखते हैं कि बहुत बड़े को पैमा पाकिस्तान के, जिनमें पाकिस्तान की पाकिस्तान समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर की, 8000 सर की। तो मेरा सवाल ये है कि त्रिशमीर जो है, ये क्या वजह है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने त्रिशमीर की समिट पे गए हैं, आज से पहले कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं गया त्रिशमीर पे, हालांकि इतने बड़े बड़े को पैमा है, इसकी क्या वजह है? जी थैंक यू। असल में ये कि पाकिस्तान में जो ना बहुत सारे माउंटेन्स हैं, स्पेशली जो ना यहाँ पे 5-8 हज़ार मीटर के माउंटेन्स हैं, और हमारे तकरीबन 100 के करीब जो ना 8000 है, जिन लोगों ने जो ना 8000 मीटर्स पीक जो ना उन लोगों ने समिट कर चुके हैं। तो इसकी असल रीज़न ये है त्रिशमीर पे हमारे जो पाकिस्तानी माउंटेन्स इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे जो ना एक स्टोरी सुना रहा था कि त्रिशमीर जो है ना वो परियों का रहने वाला पहाड़ है। तो जितने भी लोग वहाँ पे गए वो वापस वहाँ से नहीं आए, बल्कि इतना भी उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे अगर परिंदा भी जाता है तो वापस नहीं आता। तो एक खौफ था काफ़ी लोगों के दिलों में कि वाकई में त्रिशमीर शायद ऐसे ही होगा। तो हमने कोशिश किया था कि इस तरह की जो स्टोरीज है हम इसको ख़त्म कर ले, हम जाके इसको समिट कर ले, ताकि वहाँ पे जो ना टूरिज़म का फ्लो हो। तो इसी वजह से जो ना वहाँ पे टूरिज़म भी कम आते थे। तो माशाल्लाह से जो ना पूरी टीम हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो हमने कोशिश किया कि हम जाके इसको समिट कर ले और वहाँ पे टूरिज़म प्रमोट कर ले, और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, बल्कि मैं अपनी तरफ से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, और इसी तरह से जो ना वो अपने लिए एक ज़रिया माश इसको बनाएंगे जितना अगर वहाँ पे टूरिज़म का फ्लो हो जाएगा। जी बिल्कुल, और बात यह है कि परियों की दास्तानें और इस तरह की देवमलाई दास्तानें जो हैं वो हर पार्ट से ही वाबस्ता रही हैं, और नागा पर्वत के हवाले से देखें, राकापुशी के हवाले से देखें, और त्रिशमीर के हवाले से भी डेफिनेटली हैं, और भी बहुत सारी इवन जो पुरानी एक्सपीडिशंस थी उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बड़ी अजीब व गरीब स्टोरीज़ हैं, और त्रिशमीर जो है वो वाकई एक बड़ी उसकी देवमालयत है उस पहाड़ में। मुझे ये बताइए अब आपके आगे इरादे क्या हैं? जी थैंक यू। असल में ये कि 3-4 साल से मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, और उसका असल जो मकसद है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो अभी जो है मैं अलास्का जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो अपना पूरा प्रोग्राम आपके सामने रखूँगा।
बहुत शुक्रिया अब्दुल जोशी, जीते रहिए और इसी तरह एडवेंचर जो है वो करते रहिए। पहाड़ जो हैं उन पे ऊपर हमने आपको देखा है, अपनी आंखों से देखा है हरामोश में और राकापोशी बेस कैंप के हवाले से। ये जोशी हमारे साथी थे और मुस्तनसर हुसैन तार साहब बहुत मुतासर थे अब्दुल जोशी से कि वो जिस सूरत से, जो स्पीड है, जो आप अगर जोशी को देख रहे हो किसी ग्लेशियर पे या किसी पहाड़ से उतरते हुए, आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि अब्दुल जोशी पाकिस्तान के आने वाले दिनों में इतने नामवर को पैमा होंगे। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद त्रिश मीर को समिट करने पे। अब्दुल जोशी आपको, आपकी तमाम टीम को और सरबाज भाई को, सरबाज भाई के साथ आबिद साहब को, तमाम उनकी टीम को, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहिए सफर-ए-शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। उफैरा फैज आज हमें सैर करवा रही हैं द बैरक्स आर्ट गैलरी की। देखते हैं। फन सिर्फ तस्वीरों और मुजस्समों का नाम नहीं है, बल्कि ये माशरे के एहसासात, रवैयों और सोच की भी तर्जुमानी करता है। लाहौर का द बैरक आर्ट म्यूजियम अपनी जदीद और मुनफरिद एग्जीबिशंस की वजह से आर्ट और आवाम के दरमियान एक मुनफरिद मुकालमा तख्लीक कर रहा है। आज यहाँ पर पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट अयाज झोंकियों की आर्ट एग्जीबिशन लगी है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको द बैरक आर्ट गैलरी के साथ साथ यहाँ लगी नुमाइश का भी विजिट कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ इमरान अहमद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं द बैरक्स आर्ट म्यूजियम के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं एक सवाल करूंगी आपसे जो कॉन्टिन्यूसली मेरे माइंड में स्टक है कि सिविल डिफेंस की इन बैरक्स को आपने आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट किया, ये ख्याल कैसे आया? और अगर हम इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो क्या कहेंगे? बेसिकली PHA ने हमें अप्रोच किया। विजन डेफिनेटली पंजाब हुकूमत का था जब ये चेंज आया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में कि फ्लोर्स, लाइटिंग वो इस लेवल की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम्स की जिस तरह से होती हैं। हिस्ट्री तो इसकी इतनी अमेजिंग है कि वो उस पर तो दास्तानें लिखी जा सकती हैं। ये जो आर्ट स्पेस है, जब आप लोगों को हैंड ओवर की गई या आप लोगों को ये ख्याल आया कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जा सकता है, एक आर्ट म्यूजियम, किस हालत में ये मिला था और कितना टाइम लगा इसको इस हालत में लाने के लिए जो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है? नहीं, 3 महीने तो कम्प्लीटली लगे। ठीक है। लेकिन जो हालत में मिला था वो काफ़ी बुरे, बहुत ही बुरे हालात थे। टूटे हुए टेबल्स, टूटे हुए दरवाजे और सारा, तो उस पर टाइम बहुत लगा। लेकिन एज ए सेड कि जो सपोर्ट रही हमें थ्रू आउट पंजाब हुकूमत की, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब की, वो दैट इज़ रिमार्केबल, नो डाउट अबाउट इट। अदरवाइज इस तरह का वेंचर पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। अंदर चलें, विजिट करें, आए। एक चीज़ मैंने देखी है, जब से द बैरक्स बना है, यहाँ पर जितनी भी एग्जीबिशंस की गई हैं उसमें एक चीज़ फोकस रखी जाती है कि जितनी भी आर्ट फॉर्म्स होंगी वो इंटरैक्टिव होंगी। या इसके पीछे कोई खास पर्पस है या आप लोगों का एक वो बेसिक फार्मूला है? नॉट ऑल द एग्जीबिशंस वर बेस्ड ऑन इंटरैक्टिव। उसमें ये है कि देखें, जनरल पब्लिक को अभी तक जो है वो आर्ट की जब बात आती है तो वो पेंटिंग दीवार पे लगी हुई और उस तरह से ही वो उसको आर्ट समझते हैं। एक जो गैप है बिटवीन पब्लिक एंड आर्ट, उसको हम काफ़ी हद तक चाहते हैं कि ख़त्म हो। और सर आप इस जो स्पेस है इसको फिल इन करने की बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ। अब मैं मूव करूँगी अयाज झोंकिया साहब की तरफ और हम देखना चाहेंगे कि उन्होंने जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है उसमें क्या कुछ है। इस वक्त हमारे साथ अयाज झोंकिया साहब मौजूद हैं और आज इनकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आपके नज़दीक फ़न का बुनियादी मकसद क्या है, किस तरीके से आप आर्ट को देखते हैं, और दूसरा ये कि आप जितनी भी तख्लीकात करते हैं उसके अंदर क्या पैगाम देने की कोशिश करते हैं? जो भी आर्टिस्ट जो है ना, शायर होता है, म्यूजिशियन होता है, डांसर होता है,
या पेंटर होता है, उसकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी जज्बात है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो अपने काम के थ्रू एक्सप्रेस करता है वो। ठीक है, तो सर अभी आप मुझे बताएं कि हम कहाँ पे मूव करेंगे और आपकी पहली जो आर्ट पीस है वो कहाँ पर डिस्प्ले है? असल में इस पे सारी जो है ना कुर्सियाँ, इस शो का टाइटल है जिस तरह 3 चेयर्स, तो कुर्सी जो है ना एक बड़ी अलामत है, एक पावर की भी और आम जिंदगी में आराम करने की भी, लेजी होने की भी। आप देखें, आप आए और विल सी। चले चले आ जाए। सर आज की जो आपकी एग्जीबिशन है उसका टाइटल जैसे अभी आपने बताया 3 चेयर्स, जिसमें आपने रोजमर्रा की जिंदगी की भी बात की है और वहीं पैरेलल आपने ताकत की भी बात की है, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज की जाती है। मुझे ये बताएं, इस सोच तक पहुंचने का ये जो सफर है, इसमें क्या कुछ देखा है आपने? राइटर कहते हैं कि जी मेरे घर में 3 कुर्सियां थी, एक जो है ना वो अकेलेपन के लिए, एक दोस्तों के लिए, 2 दोस्तों के लिए और 3 जो है सोसाइटी के लिए। अच्छा, तो मुझे सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, तो फिर मैंने उसके साथ जो है ना वो उसको एग्जीबिशन के लिए एक तरह से टाइटल सेंटेंस रखा है। तो अभी इस वक्त ये जो मेरे सामने चेयर है, ऊपर मैं देख रही हूँ कि एक पंखा है, ट्रेडिशनल पंखा है। इसको पुराने दौर में आई डोंट नो बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन सिंधी में तो झली क्या करते थे। अब मुझे बताएं कि अगर मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है तो मुझे बस यहाँ पे बैठना है? आपको बैठना है, जैसे रॉकिंग चेयर, तो आपको उसको चलाना है जिस तरह नॉर्मली। चले, ये मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर और अब मैंने इसको आप एक उसको मूव करेंगे, एक पाँव रख ले, बिल्कुल जरूरत है, तो आप इसके पंखा आपके साथ चलेगा। तो सर ये एक चेयर तो हो गई, लेकिन अभी 2 चेयर्स बाकी हैं। चलें देखते हैं, आ जाए। इस रूम में एक ब्लैक चेयर मौजूद है, मुझे बताएं ये क्या मैसेज दे रही है और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? तो ये जो चेयर है, ये इसको मैंने अपनी तरफ से एक वर्किंग टाइटल रखा हुआ है, सॉलिट्यूड, अकेलापन। Okay. तो जब आप इस पे बैठेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसका टाइटल अकेलापन क्यों है। ट्राई करती हूँ। तो चेयर पे बैठते ही लाइट जो है वो ऑफ हो जाती हैं और जैसे सर ने बताया कि जब आप अकेलेपन में होते हो या आप अपनी तन्हाई के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हो, उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको पीस की भी ज़रूरत होती है, आपको अंधेरी की भी ज़रूरत होती है। तो सर अब मुझे बताएं, 3rd एंड द लास्ट चेयर हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। आज देखते हैं। सर अभी इस वक्त हम लास्ट रूम में मौजूद हैं और ये 3rd चेयर है और मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेयर भी है, क्योंकि इसके सामने बहुत से मुझे पपेट्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट यूनिफॉर्म्स पहने हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि इस कॉन्सेप्ट में एक तो आपने पपेट्स को क्यों यूज़ किया और दूसरा चेयर और पपेट्स का आपस में क्या कनेक्शन है? पपेट्री मुझे वैसे बहुत इंट्रिग करती है हमेशा से, और मुझे तो लगता है कि पपेट्री जो है ना वो सबसे एंशिएंट आर्ट फॉर्म है, कि जब आपके पास फिल्म नहीं थी, अभी वीडियो नहीं थी, तो लोग इसी के साथ परफॉर्म करते थे। स्टोरी टेलिंग का सबसे बेस्ट तरीका था, तो उसलिए मैं पपेट चूज़ किया था कि वो इंटरेक्टिव हो, चेयर के साथ कनेक्ट होते होके। इसमें ये हो रहा है कि ये पपेट्स हैं सारे जो कि कनेक्टेड है इस चेयर के साथ विथ काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड पुलीज और धागों के वो है, तो जब भी कोई बैठता है इस पर तो वो सब जो है पुल होते हैं। ठीक है, और जब वो पुल होते हैं तो उनके हाथ पुल होते हैं, वो आपस सैल्यूट करते हैं। मतलब ये पावर डिपिक्ट अब मतलब मैं उसको नहीं करना चाहता उस तरह रिस्ट्रिक्ट के जी सिर्फ पावर, तो मे बी वो आपको नहीं है सैल्यूट, मे बी वो चेयर को सैल्यूट है जो भी बैठे उस पर। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट उस तरह की रिस्ट्रिक्ट मीनिंग नहीं है इसका। अच्छा, अभी मैं आपको इससे इंटरेक्ट करके दिखाती हूँ, जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या। अब जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ तो सामने मेरे जितने भी पपेट्स मौजूद हैं वो इस पोजीशन पर चले गए, यानी वो सलूट कह रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि ये हो सकता है कि ये आपको सलूट नहीं है, ये आपकी कुर्सी को सलूट है। तो मुझे ये बताएं, ये जितने भी पपेट्स हैं यहाँ पर हमें ये डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में नज़र आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट प्रोफेशन भी हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आई थिंक ये अपने डॉक्टर दिखाई हैं, सेम वहाँ पे हमें क्रिकेटर नज़र आते हैं, लॉयर नज़र आते हैं, आर्मी भी हमें नज़र आती है।
तो मुझे बताएं, ये जो फोर्सेस और इस तरह की चीजें हैं, इसके पीछे कोई सोच थी या ये भी जस्ट रैंडम सोच थी? इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन के जी डिफरेंट हो या एक ही फील्ड के हों। ये भी हो सकता था कि सारे आर्मी के लोग होते बिल्कुल और वो ऐसे रो में खड़े होते सैल्यूट करते, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से एक किसी को फोकस करना वो ठीक नहीं लगेगा, तो सबको बहा दो। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी, एज अ फीमेल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेल डोमिनेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। वो हमारे माशरे में वैसे भी है। तो अच्छा, वैसे ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे ये बताएं, इस पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, कितना ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर था? आई थिंक कोई 3-4 महीने मुझे लगे होंगे प्रैक्टिकली काम करने में। उससे पहले सोचना तो कोई सालों की चीज़ होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं एनसीए में पढ़ता था, स्टूडेंट था, उस वक्त जो मुझे आइडियाज़ आए थे और मैं नहीं कर सका था, और 20 साल बाद किए आइडियाज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका काम देख के। नाज़रीन, फन एक ऐसी ज़बान है जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप बात करेंगे क्रिकेट की, जहां आज बात होगी 3 टीमों की टक्कर की। जी हां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने हैं। सह मुल्की T20 सीरीज आज से अमारात की सरजमीन पर शुरू हो रही है और ट्रॉफी की शानदार रुनमाई हो चुकी है। तीनों टीमों के जो कप्तान हैं, उनकी मौजूदगी में क्रिकेट का जोश और जुनून अपने अरूज पर पहुंच चुका है। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये जारी रहेगी और इस सनसनीखेज सीरीज में हर टीम एक दूसरे से 2-2 मैचेस खेलेगी और जो 2 टीमें मैदान मारेंगी वो 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। पाकिस्तानी टीम पहले ही अमारात पहुंच चुकी है और एशिया कप की तैयारियों में मसरूफ अमल है। क्या अफगानिस्तान की जारहाना टीम रिवायती हरीफ को चित कर पाएगी और क्या मेजबान यूएई कोई अपसेट करेगा या पाकिस्तान ले जाएगा ट्रॉफी का ताज? इस पर हम बात करें। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूसुफ? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप यूसुफ साहब, सबसे पहले तो आपके ख्याल में ये जो ट्राई नेशन सीरीज है, इसमें कौन सी टीम फेवरेट दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर हिना आप बात करें ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम टैलेंट के लिहाज से सबसे बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर तजर्बे की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान की टीम को फौकियत हासिल है। आपको याद होगा कि 2023 में जो यहाँ पर सीरीज़ हुई थी शारजाह में, इसमें पाकिस्तान की टीम को 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की टीम ने 180 रन किए थे एक मैच में, एक में 136 किए थे और एक में 92 रन पर वो आउट हो गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम जो पहले समझते थे कि अफगानिस्तान की टीम अब बेबी टीम है, वो अब बेबी टीम नहीं रही। पहले मुकाबला था कि 30-70 का मुकाबला हम देखते थे, लेकिन अब 50-50 का मुकाबला हम देखते हैं। और क्योंकि जिस तरह ग्रो किया अफगानिस्तान की टीम ने, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात है कि एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लोग बड़ा तवज्जो उनकी होती थी कि मैचेस होंगे तो हम देखेंगे, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ भी कांटे के मैचेस होते हैं। और फिर शारजाह स्टेडियम में तो आपको पता है कि पश्तून बहुत ज़्यादा तादाद में मैच देखने के लिए आते हैं। और मुंतज़मी ने अब भी पिछली दफ़ा भी किया था, अब भी किया कि जो स्टैंड होंगे वो पाकिस्तानी और पश्तून के अलग अलग बनाए गए हैं ताकि इसमें जो बदमज़गी होती है वो ना हो। पिछले मैचेस में ऐसे हो चुकी है, तो ज़ाहिर सीखने की हर बंदा कोशिश करता है। मुंतज़मीन ने भी अब बेहतर ख्याल किया कि इनको अलग अलग जगह पे बिठाया जाए। तो टिकट्स की फरोख्त जारी, आज पहला मैच है और ओपनिंग मैच में पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा ज़ाहिर अंडर प्रेशर वो मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के पास आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ हमने सीरीज़ खेली, उसमें उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने मैचेस खेले, तो अब पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है। और आपको पता कि ये एशिया कप की तैयारियों के लिए 3 मुल्क की सीरीज़ खेली जा रही है, तो इसमें पाकिस्तान की टीम को ज़रा संभल कर खेलना पड़ेगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो अपनी प्लेइंग 11 है उसका इंतखाब खासा सोच समझ कर करना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की टीम में पहले भी जिक्र किया कि किस एक तजर्बाकार टीम है, तो उसमें रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, वो खासे ओपनिंग स्टैंड उनके लिए ख़तरनाक हैं। शहीन शाह अफरीदी और उसके हारिस रऊफ किस तरह उनको मुकाबला करते हैं, ये हमें आज का मैच में दिखाई देगा। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान की टीम, उनको स्पिन डिपार्टमेंट में खासी बर्तरी हासिल है पाकिस्तान की निस्बत। उसमें उनके गजनफर हैं, नूर हैं, नबी हैं और ख़ास तौर पर राशिद खान हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उनकी जो टीम है शारजाह में काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग भी कर रही है, जबकि हमने जो अपनी प्रैक्टिस की वो दुबई स्टेडियम में की है। वहाँ पर आपने देखा कि 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले गए जिसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस वहाँ पर नहीं देखे। अब शारजाह की पिचेज़ अमूमन तौर पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती है, तो आज
आज के मैच में जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तानी स्पिनर्स और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के स्पिनर के दरमियान होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिसमें हसन नवाज़ हैं, फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा, इनसे खासी तवक्कुआत हैं, वो किस तरह उनका मुकाबला करते हैं। और आज का मैच पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि एशिया कप से पहले एक बड़ी जीत की हमें ज़रूरत है। और आज के मैच में हम अच्छी कामयाबी से अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आने वाले दिनों में मोराल भी ज़्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान की टीम को इस वक्त जो सैलाब की वजह से, तबाहकारियों की वजह से अफसरदा है, उसको भी बड़ी अच्छी जीत की ज़रूरत है, खुशियों की ज़रूरत है। तो हम तो दुआ यही करेंगे कि पाकिस्तान की टीम हम दुआ भी करेंगे और हमारी टीम को चाहिए कि वो परफॉर्म भी करे। बहुत मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, 3 टीमें एक ट्रॉफी है, देखते हैं क्या होता है। अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, रात 8 बजे मैच जरूर देखिएगा। इसी साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।